सिंधी में शाह लतीफ़ सेखार। मूं चयो त आई सिंधी में, तोखे सिंधी में कीअं सेखारिया? चए थी मूंखे सिंधी सेखार। सो ही शाह लतीफ़ जे शेर सां अॼोकी इन कार्रवाई जी शुरूआति कंदी डॉक्टर उमा मीर ऐं कई रिवायती सकाफ़ती तहज़ीबी ड्रामनि में, PTV जे ड्रामनि में, मुख़्तलिफ़ ड्रामनि में। हाँ सब वेही रहो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब जस्टिस मक़बूल बाकर साहब पूछण वारो आहे ॿिनि घड़ियुनि जे अंदरि, पंहिंजी जाइन ते वेही रहो। डॉक्टर उमा मीर शुरू कयो। Welcome to the Honorable Chief Guest, वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर को खुशामदीद आपकी पुरजोर तालियों में। तशरीफ़ ला रहे हैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर को बहुत बहुत खुशामदीद। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जस्टिस मकबूल बाकर। कुरैशी साहब सर काजी साहब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आप लोग सब तशरीफ़ रखें। जो हमारे हाज़रीन में से जो लोग खड़े हुए हैं वो प्लीज़ बैठ जाएं। और मेरा ख़्याल है कि स्टूडेंट्स तो यहाँ सामने स्टेप्स पे भी बैठ सकते हैं, है ना दोस्तों? बैठ गया बिनाम खुदावंद बख्शंदा व मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मैं आप तमाम हाज़रीन महफ़िल को आज यहाँ IBA सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सक्खर की इफ्तिताही तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं जस्टिस मकबूल बाकर वज़ीर आला सिंध। दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद। तकरीब की कार्रवाई का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होगा। तिलावत आयात रब्बानी का शर्फ हासिल करेंगे जनाब उसामा अब्दुर्रहमान।
मैं जनाब शकील ख़ान से गुजारिश करूँगी कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वराइतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो असां मौन आ जो जिए थो जुठ में घाव तो को ॾिठो पीउ खे पुठ में। हींअर आऊं हिन ऐवान में मौजूद समूरनि हाज़रीन खे गुज़ारिश तो करियां गज़ा ऐं फ़लस्तीन समेत सॼी दुनिया में नाजाइज़ क़त्ल आम जे ख़िलाफ़ सखर जे नाम्यारे सहाफ़ी जान ममन महर जे क़त्ल जे ख़िलाफ़ ऐं असांजी महसूम जेका ज़ियादतियुनि खां पोइ क़त्ल कई वई उन फ़ातिमा जे क़त्ल जे ख़िलाफ़ ऐं तव्हां सभिनी जो उस्ताद असिस्टेंट प्रोफेसर डिप्टी डायरेक्टर जनाब अजमल सावंत जे क़त्ल ख़िलाफ़ ऐं सभ खां अवल हिन IBA यूनिवर्सिटी खे क़ाइमु कंदड़ जनाब निसार अमन सिद्दीकी जे वफ़ात ते हिकु मिनट उथी बि ख़ामोशी कंदा। थैंक यू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सक्खर एक बहुत खूबसूरत तारीख़ी क़दीम शहर है और यहाँ दरिया के किनारे चलने वाली ठंडी हवा ज़हन व दिल के लिए बहुत फ़रहत बख्श है। यहाँ के लोगों का इखलास अनमोल और यहाँ की मिट्टी की खुशबू बेमिसाल है। देखिए, ये यहाँ की कशिश है कि पूरे पाकिस्तान से मंदूबीन इस पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह की क़यादत में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का सिलसिला इमसाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ सक्खर पहुँचा है। लाहौर, कश्मीर और अब सक्खर। ये काफ़िला सिर्फ़ इल्म व अदब या फ़न व सक़ाफ़त का काफ़िला नहीं है, बल्कि ये जनाब मोहम्मद अहमद शाह की एक कोशिश है मोहब्बतों और खुलूस को परवान चढ़ाने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए। अब चाहे वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, यूथ फेस्टिवल हो
म्यूज़िक फेस्टिवल हो या हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से थिएटर ग्रुप्स ने आके परफॉर्म किया हो, आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के दरमियान मोहब्बत का पुल कायम करें, पाकिस्तान की तमाम ज़बानों को फ़रोग़ हासिल हो और जज्बा हुब्बुल वतनी को उभारना इनका मिशन है। जनाब अहमद शाह की आर्ट और कल्चर की खिदमात का एतराफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजने की सूरत में किया है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मैं खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़। जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, मैं मुनव्वर सईद साहब, केशवर नाहिद साहिबा, दीनुरुदा शाह, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, डॉक्टर तारिक रफ़ी साहब, मदर अब्बास साहब, गाजी ज़लाउद्दीन साहब, अमजद सिराज साहब, भट्टी साहब, फिर हमारे नौजवान इधर बैठे हुए हैं, मेयर सखर, बैरिस्टर अरसलान, नौजवान समी सिद्दीकी, नौजवान कुमैल हैदर शाह, हमारे वाइस चांसलर ज़ाहिर है जो IBA जिसके बगैर मुमकिन नहीं था ये फेस्टिवल होना, फजलुल्लाह कुरैशी साहब जितनी मुश्किल से पहुँचे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, काजी कबीर साहब की जितनी सारी सपोर्ट है उनका भी, नजीबा आरिफ हमारी एकेडमी ऑफ लेटर्स की चेयरमैन है, सामने सारे वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं, खैरपुर यूनिवर्सिटी, नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, आसमा शिराजी हैं, मदर अब्बास और भी सारे सहाफ़ी, हमारे राइटर सारे आए हुए हैं, एक कहकशां लगी हुई है। और हुमा खुदा के लिए आप मेरी इतनी तारीफ़ ना किया करें, ये मुनासिब नहीं है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तुम बहुत सारी तारीफ़ करना और फिर मैं जाके बोलूँगा कि ये बहुत बुरी बात है। ये अगर जो मेज़बान हैं वो हमारे एक दोस्त थे, जस्टिस साहब जानते हैं, नसीर तुराबी साहब, उनके वालिद थे रशीद तुराबी, तो उन्होंने एक घर में सबसे ऊंची कुर्सी रखी हुई थी नसीर तुराबी साहब ने, तो बड़े से बड़ा मेहमान आए नीची कुर्सियों पे उन्हें बिठाते थे, ऊंची वाली कुर्सी पे खुद बैठ जाते थे। अच्छा मैंने फिर कहा नसीर भाई ये तो मुनासिब बात नहीं, आप अपने घर में तो कुर्सी वो रखें। खैर मैं तो बिल्कुल एक नीम पढ़ा लिखा सा आदमी हूँ और मैं चूँकि डॉक्टर आसिफ शेख की तरह प्रोफेसर डॉक्टर नहीं था, अमजद सिराज की तरह ना मैं डॉक्टर बन सका, ना मुनव्वर सईद की तरह मशहूर एक्टर बन सका, तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई रास्ता निकालूं। मदर अब्बास और वसतुल्लाह खान हम कराची यूनिवर्सिटी से 43 साल से रात दिन साथ, रातों को बाज़ औक़ात अलग भी हो जाते हैं, तो यही था कि सब ने अपनी शनाख्त बना ली। मेरा आइडेंटिटी का मसला था जो पाकिस्तान का भी मसला बना हुआ है, तो सब ने अपनी शनाख्त बना ली। मेरे सारे दोस्त बड़ी बड़ी पोजीशनों पे चले गए, कोई इधर कोई पाकिस्तान के बाहर, तो फिर उन्होंने पूछा भाई आप कौन साहब हैं, तो फिर मुझे एक शेर याद आया कि अब ये झोंके मेरी पहचान तलब करते हैं। ये हसन अकबर कमाल का शेर है डॉक्टर फातिमा, जब यहाँ आया था मैं ताज़ा हवा लाया था। इस बीच में उमर सुमरो एक और जवान हमारे लॉ मिनिस्टर आ गए, यार उनकी कुर्सी थी यहाँ लगी हुई थी ना यार, हाँ अरे नहीं अरसलान तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, नहीं 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 अरे नहीं इधर कुर्सी लगाओ। अच्छा खैर वो मेरा टेम्पो तो तुमने ब्रेक कर दिया है तो खैर बहुत मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, यानी सिंध में पैदा हुआ हूँ, और सिंध जो है ना अरेबियन सी तक है, ये हम सबका ईमान है जो इस सूबे में रहते हैं, और हम सभी सन ऑफ द सॉइल हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, और इसमें अजीम हिजरतें हुई हैं। जब पाकिस्तान बना तो 1947 में पूरा हिंदुस्तान उजड़ा और ये सिंध जो सबसे ज़रख़ेज़ ख़ित्ता था ये और ज़रख़ेज़ हुआ,
और उन्होंने आके अपने अपने तौर पे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस सक्खर में, ये सक्खर को मैं डेडिकेट करता हूँ इस फेस्टिवल को निसार सिद्दीकी साहब, बेदल, सामी, बेकस, शेख अयाज, मज़र जमील, 40 बरस यहाँ शेख अयाज रहे, वो मज़र जमील और ये सारे उर्दू वाले, ये मिल के सक्खर एक फ़ाल शहर था, इसकी सदियों की तारीख़ है। तो अपने लिटरेरी लोगों को, अपने जो एजुकेशन में ये अदारा जिन्होंने बनाया और अदारे बनाए, उनको मैं सलूट करता हूँ। मकसद एक ही है, उर्दू कॉन्फ्रेंस करते थे बहुत सारी, पूरी दुनिया में हमने शुरू की। तो जब उर्दू कॉन्फ्रेंस में हमें ख्याल आया कि ये हमारी कौमी ज़बान तो है, लेकिन पाकिस्तान की जो बाकी ज़बानें, सारी सन ऑफ सॉइल की ज़बानें हमने उर्दू का कॉन्फ्रेंस में शामिल कर ली। और ये कमाल ये है जस्टिस साहब कि फराग दली से इस बात को सिंधियों ने कबूल किया, सराइकियों ने, बलोचों ने, पश्तूनों ने। और वो जो एक रिफ्ट चल रहा था, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाखों इंटर मैरिजेस होती थी, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग। वो एक एथनिक डिवाइड, सेक्रेटेरियन डिवाइड, पॉलिटिकल डिवाइड, रिलीजियस डिवाइड, वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत न सिर्फ सिंध को, पाकिस्तान को छोटे छोटे धब्बे और जजीरों में बांट दिया गया। तो मैं तो गुलाम मोहम्मद कासर का क्या शेर है डॉक्टर साहिबा, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मैंने कहा कि मैं अपने सारे बुज़ुर्गों के साथ, मैं जब आया तो मेरे बुज़ुर्ग थे मुश्ताक अहमद यूसुफी, ज़ारा निगाह, डॉक्टर असलम फ़रूकी, फरमान फतेहपुरी, जमील जालबी, इब्राहिम जोयो, नबी बख्श बलोच, शमशीरुल हैदरी, और ये सारे सबके पास गया और सबसे दरख्वास्त की, सबसे को जोड़ा। और कुछ हमारे बुजुर्ग तो चले गए इस दुनिया से, और ये बात की कि हम लोग मिलके करते हैं, क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअली आप जिस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, देखें ना हथियार ना आपकी डिप्लोमेट वो रोल प्ले नहीं कर सकते जो कल्चरल इंटरेक्शन कर सकता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर सकता है। आप जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे चूँकि काले, पीले, नीले, टूटी चप्पल वाले, मैले कपड़े वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं मजमेबाज आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ इक्वल राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। ये जो हमने बना लिया है क्लास सिस्टम, आर्ट्स काउंसिल में हमने एक जजीरा 3.25 एकड़ में बनाया, 500 मर्सिडीज़ पे आएगा, या हमारा पंजाबी का शायर है बाबा नजमी जो गाड़ियाँ पॉलिश करता है, इक्वली इज्जत मिलेगी, इक्वल स्टेज पे बैठेगा। कम अज़ कम जो मेरा, जोर से यार तालियां बजाओ ना। मैं बस इसको शॉर्ट करता हूँ। जो हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था इस मुल्क के लिए, जो हमारे नौजवान जिस तरह से इस मुल्क को देखते हैं, मेरा तो सारा फोकस नौजवानों पे है। मैं मेजॉरिटी में अपनी नस्ल से काफ़ी मायूस हूँ और सबसे ज़्यादा मुनाफिक हम जनरेशन्स ने पैदा किए हैं। तो अब चूँकि वे फॉरवर्ड भी नौजवान हैं और हमारे फेस्टिवल में लाहौर में भी, कश्मीर में भी, तो बुज़ुर्गों से जो आलिम हैं, जो फाजिल हैं, अदीब हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उस्ताद हैं, उनसे डायरेक्शन लेते हैं, गाइडलाइन लेते हैं और एक कल्चरल एक्टिविज़म, एक लिटरेरी एक्टिविज़म का आगाज़ किया है। उसमें आप जो आए हैं, मुझे पता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा आप आग और खून का दरिया पार करके आए हैं, लेकिन आप 3 दिन पहले सक्खर में थे और जिस तरह से आप आए हैं, आपका शुक्रगुजार। सर, यहाँ के तमाम लोग, और अब मैं डरता नहीं हूँ इनमें से किसी से भी जो ये बैठे हुए, आपको भी पता है, समी को भी पता है, इनको भी पता है, नहीं, कम से कम इस फेस्टिवल में जस्टिस साहब मुझसे आगे बढ़ के समी सिद्दीकी, कुमैल दरशा, अरसलान, आसिफ शेख, मैं उसका भी नाम लूँगा, काजी वाहिद, मतलब वो पीछे खड़ा है, सोया नहीं है। सर, मैं सोता नहीं हूँ और मैं सोने देता भी नहीं हूँ,
मुझे लगता है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। हम अंदरूनी बैरूनी बहुत ख़तरात का हमें सामना है। हमें बॉर्डर से नुकसान नहीं हो सकता। हमारे साथ 76 साल से काम हो रहा है, हम खुद कर रहे हैं अपने साथ काम। हमारे अंदर हमारा दुश्मन है। तो चूँकि एक अदारा है, अब ये हुआ कि सिंध के सारे अदारे, जस्टिस साहब इनकी मेहरबानी है, ये सदर सखर आर्ट्स काउंसिल के, इनको भी कुर्सी नहीं मिली, सब खड़े, वाइस चांसलर खड़ा है। सखर की सारी आर्ट्स काउंसिलों को एक्टिवेट किया है। वो सर अपनी मर्जी से खड़े, अपनी मर्जी से खड़े सर। अब सखर की डिविजनल उसको एक्टिवेट किया यहाँ सखर में। मुमताज़ बुखारी ने 200 से ज़्यादा बच्चे म्यूज़िक में पढ़ते हैं, फाइन आर्ट में पढ़ते हैं। हैदराबाद में आर्ट और म्यूज़िक का स्कूल बना है, लाड़काना में बन रहा है, सब जगह पे थिएटर फेस्टिवल हो रहे हैं। ये नाच गाना नहीं है, ये फाशी नहीं है, ये समाज को जो घुटन का शिकार है, जिसको सांस लेना मुश्किल है, उसको एक ताज़ा हवा का झोंका, एक कोई खिड़की जिससे अंदर रोशनी आ सके, ये सारा लिटरेचर, ये म्यूज़िक, ये थिएटर। ये हमारा एक दोस्त है इधर ही पीछे कहीं बैठा है, फ़कीर सा अजमल सिराज, उसका एक शेर है, हर एक शय का ताल्लुक़ है दूसरी शय से, हवा चली तो बिखरने लगे खसो खाशा। तो भैया जान, हम सारे, हम जुड़े हुए हैं किसी तहजीबी सतह पे, किसी इर्तिकाई सतह पे, सब के सब कोई सी भी ज़बान बोलते हैं, इस खित्ता ज़मीन में सिंधु दरिया का पानी पीते हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो जब हम में से कुछ बिखरेंगे तो ये सारी सोसाइटी बिखर जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारे शुक्रिया मेरे रह भी जाएंगे, क्लोजिंग पे भी करूँगा। उमर, तुम जिस तरह भागे चले आए हो, तुम्हारा भी शुक्रिया, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये थे सैयद मोहम्मद अहमद शाह, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल्स ऑफ सिंध प्रोविंस एंड प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। मैं अब मुल्तमिस हूँ एक शख्स को जिसको की नोट स्पीच करना है। मैं सिर्फ एक जुमले में आपको बताऊं कि वो साया है इल्म का, वो साया है सही मालूमात का। इसीलिए जिन भी मुल्कों में जाता है, जिन भी सूबों में जाता है, तो लोग उन्हें कहते हैं, मीडिया तो इस तरह नहीं कहती। मैं इंतहाई एहतराम के साथ आज के की नोट स्पीकर जनाब नसीर मेमन को गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात के इज़हार। साईं स्टेज ते हाल में बैठल सभिनी दोस्तन के सलाम। मुझे खुशी है अहमद शाह कि आपने सबकी कुर्सियां बराबर कर दी हैं। दैट्स रियली ग्रेट। आई फराख दिली चीफ मिनिस्टर साहब जी भी जैने गाल के दिल में न कयो, तव्हां सभिनी दोस्तन की मेहरबानी। अहमद शाह ने ठीक कहा, जो मेरे लिए खुशी की बात है, और वीसी साहब और सब जिन दोस्तों ने ये आज यहाँ ये बहुत शानदार इवेंट किया है, पाकिस्तान को बिलखुसूस ये हवा के झोंके चाहिए, वो महफिलें चाहिए जहाँ आप एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी और डिवाइड की तमाम शक्लों को रद्द कर सकें, और यह सिंध की खूबसूरती है। शाह साहब आपकी तवज्जो चाहिए। शाह साहब, मां उन्हें प्रोग्राम में हुयुस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस वारी में, जहाँ मुझे पहली मरतबा पता चला या महसूस हुआ कि पाकिस्तान की तमाम सूबों की ज़बानें कौमी हैं, वरना तो यहाँ सिर्फ सूबों की मदनियात कौमी होती है। सो पाकिस्तान की खूबसूरती ऐं सही माना में हुबुल वतनी इन्हें में आ तो समूरन सकाफ़तुनि ऐं ॿोलियुनि खे पंहिंजो कयो, इन सां ई पाकिस्तान सागारो थींदो, इन सां ई पाकिस्तान अॻिते वधंदो। सो मां वाधायूं थो ॾियां सिंध आर्ट्स काउंसिल जे सदर के, हिन यूनिवर्सिटी, हिन शानदार इदारे जे वाइस चांसलर साहब के, सखर जी मक़ामी क़यादत के, त तव्हां सभिनी गॾिजी ही यादगार कमु कयो आहे। हीउ तमामु घणो उत्साह पैदा कंदो, बहुत ज़्यादा तवानाई फैलाएगा ये ज़बरदस्त इवेंट, और इसकी यादें एक तवील अरसे तक सखर में रहेंगी। मैं 2 हफ्ते से यहाँ किसी
अपने ऑफिशियल काम की वजह से आता जा रहा हूँ, हर जगह इस इवेंट का बज़ है। एक ऐसे माहौल में जहाँ बहुत सी नाउमीदियाँ हैं, तमाम घणियूं मायूसियूं हैं, तमाम घणियूं गणतियूं आहिनि, एंग्जाइटी है, वहाँ जब आप ऐसे इदारों में आते हैं तो आपको उम्मीद की वो किरणें फूटती हुई मिलती हैं। लगता है कि ये आइलैंड्स ऑफ होप हैं। वो IBS सखर हुजे, वो बेगम नुसरत यूनिवर्सिटी हुजे, अरोड़ हुजे यूनिवर्सिटी, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी, या असांजे पाड़े में शेख हयाज़ यूनिवर्सिटी, गंबट इंस्टीट्यूट, ये सभई उत्साह जा ज़रिया आहिनि। सो महिरबानी करियो, जेतिरियूं तव्हांखे जॾहिं मायूसीअ जो शदीद दौरो पए, इन्हनि मां कंहिं हिकिड़े इदारे में हलिया वेंदा कयो। सिंध में ॿी कंहिं बि शइ जी एॾी घटिताई कान्हे, सिंध में रुगो उम्मीद जी घटिताई आहे। सिंध खे उत्साह ऐं उम्मीद ॾियो, सिंध पाकिस्तान हिन मरहले मां निकिरी वेंदा। का अहिड़ी गैर मामूली ॻाल्हि कान थी आहे जेका दुनिया जे ॿियनि क़ौमुनि सां नथी थिए। पर जंहिं शइ जो दुख थिए थो, जंहिं शइ जी घटिताई आहे, जंहिं शइ फ्यूचर खे उम्मीद खां महरूम कयो आहे, उहो आहे त छा जेके शयूं एक्चुअली मां नए नसुल सां घणो इंटरेक्ट कयां थो, जो मुंहिंजो कमु अहिड़ो आहे, मुंहिंजो उन्हनि सां वास्तो रहे थो। उन्हनि खे मेरिट घुरिजे, उन्हनि खे ट्रांसपेरेंसी घुरिजे, उन्हनि खे बेसिक सिविक सर्विसिस घुरिजनि, इज़त वारे इंसानी सिरिश्तो घुरिजे। हीउ जेको तव्हांजे पाड़े में क़बाइली दहशतगर्दी जो राज आहे, हिन जो ख़ात्मो घुरिजे हिन ख़िते खे, जंहिं हिन ख़िते खे तबाह बर्बाद करे छॾियो आहे। सखर इज़ एक्चुअली, हाँ, सखर इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैं जब भी सखर आता हूँ तो मुझे लगता है ये कितना अनटेप्ड और एटलीस्ट अंडर टेप्ड शहर है। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ सयाहत कितनी हो सकती है, यहाँ जहाजरानी कितनी हो सकती है, यहाँ इकॉनमी कितनी हो सकती है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये सखर को तो बहुत बहुत आगे होना चाहिए। हम सबकी मेहरबानी है कि सखर ऐसा है जैसा भी है, और ये हमारे लिए इज्तिमाई शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि मैं आज सखर में खड़ा हूँ तो इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी भी हालात ऐसे। मैं पिछले 2 दिन में चीफ मिनिस्टर साहब कोई 8 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गुजरा हूँ, और मुझे लगता है कि जो इसराइल गज़ा पे मिसाइल फेंक रहा है, उनमें से कुछ सिंध के शहरों पे भी गिरते हैं। उनकी शक्ल ऐसी हो गई है। तो वैसे हमें बताया जाता है कि सिंध में अर्बनाइजेशन हो रही है, मुझे तो डीप रूरलाइजेशन नज़र आती है। मैं रूरलाइजेशन की तो खिलाफ नहीं हो सकता, मेरा भी रूरल अर्बन दोनों तरह ताल्लुक है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का कोलैप्स है वो शदीद तकलीफदा है ना। और इसका एक हवाला देके मैं ज़रा फ्यूचर पे बात करूँगा, क्योंकि मैं माजी के मातम का कायल नहीं हूँ। ये मसाइल हैं, उनका हम तज़किरा करते हैं। डज़ नॉट मीन कि हम यहाँ अगला घंटा 15-20 मिनट पीसी पे 10 मिनट मेरी बात है तो मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात भी कहना चाहूँगा। सिर्फ इस मातम का जो हवाला है वो सिर्फ कोई सब्जेक्टिव या गलत फहमियाँ या मिसपरसेप्शंस नहीं है, मेरा तो कोई पॉलिटिकल बायस भी नहीं है। लेकिन इस साल के 3 या 4 महीने कबल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ह्यूमन कैपिटल इन पाकिस्तान पे आई है, हम सबको पढ़नी चाहिए। बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है। वो एक ऐसा आईना है जो हमें अपनी शक्लें दिखाता है। 4 सूबों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बाकी सूबों के लिए भी इसी तरह के हवाले, लेकिन चूंकि मैं सिंध में खड़ा हूँ तो सिंध का एक हवाला है कि ह्यूमन कैपिटल पे सिंध नाइजीरिया और सीरियालोन के बराबर है। उसकी स्टेटिस्टिक्स में उन्होंने उसका इंडेक्स पे नाप के बताया है कि आज का सिंध नाइजीरिया और सीरियालोन के बराबर है। मुझे नहीं पता कल कहाँ होगा और परसों कहाँ होगा, बट दिस इज अ बिटर रियलिटी। पर्पस डिप्रेस होना नहीं है, पर्पस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, दैट वी हैव टू डू इट, नो ऑप्शन। ये नहीं है कि सिंध को हमेशा नाइजीरिया और सीरियालोन रहना है। मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के दोस्त भी बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, यूथ है, और हर मकतबा फ़िक्र के लोग बैठे हैं। सिंध को आगे बढ़ना है, इसके अलावा कुछ न सोचा करें। मुसीबतों, महरूमियों और मसाइल पे सोचें ज़रूर, लेकिन ख़ुद को कमज़ोर करने के बजाय उनका हल ढूंढने और आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करने के लिए सोचें। मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ, चूँकि यूनिवर्सिटी है, यहाँ फ्यूचर के हमारी फ्यूचर है यहाँ पे, जो सिंध के मैं ख़ास तौर पर यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, और वो शायद बाकी सूबों पर भी अप्लाई हो। कुछ चीज़ों से हमें आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों से आगे निकलना है। एक तो मैं अपने नौजवानों को गुजारिश करूँगा कि ये सरकारी नौकरी सिंड्रोम से बाहर निकले। इसने हमें माजूर और ग़ुलाम बना दिया है।
सारी यूथ यहाँ से डिग्री लेके कौन कौन से दरवाज़ों पे धक्के खाने के लिए रोज़ वहाँ नहीं भटकती। हम रोज़ ये तमाशा देखते हैं और रोज़ घरों को वापस आके रोते हैं। और फिर जब कोई नौकरी की अनाउंसमेंट होती है तो आला तरीन तालीम याफ्ता यहाँ के नौजवान ग्रेड 5, 6 और 7 के लिए PhD की डिग्रियाँ लेके कतार में खड़े हो जाते हैं। तो इससे निजात हासिल करें। सरकारी नौकरी कोई ज़िंदगी का अवलीन और आखिरी मकसद नहीं, मकसद हयात नहीं होना चाहिए। यानी सरकारी नौकरी बुरी चीज़ नहीं है, करनी चाहिए, बट उससे खुद को लिबरेट करें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आला तरीन, शानदार तरीन, मुतहरिक तरीन हुकूमत भी ये नहीं इसका मदावा कर सकती। सिर्फ सिंध का मिसाल ले लें, 5.5 करोड़ आबादी है, 2.5% के अगर आप उसकी ग्रोथ रेट लगा लें, जो मैं मोहतात अंदाज़ा सरकारी डेटा में आता है, तो आप कम से कम 12 से 15 लाख नए अफराद हर साल शामिल हो रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी हुकूमत 12 से 15 लाख अफराद के लिए नौकरियां, स्कूल और अस्पतालों का बंदोबस्त कर सकेगी? इज इट पॉसिबल एट ऑल? हुकूमतों से हम हिसाब ज़रूर करेंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि इस हकीकत को तस्लीम करें कि हुकूमतों के बस से बाहर निकल गई है बात। लिहाजा हमें अपनी मईशत के लिए, हमें अपने रोज़गार के लिए, हमें अपनी तालीम के लिए और सिंध को आगे ले जाने के लिए नए रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। और रास्ते मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर रैपिडली फ्लरिश कर रहा है। एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है सिंध को। क्लासरूम में मकालमे को बदल दें। जहाँ क्लासरूम में हमारे मोहतरम असातिज़ा बातचीत करते हैं, वो ये नौकरियों और घूमने वाली कुर्सियों के ख्वाब दिखाना मेहरबानी करके बंद कर दें। ज़रा आप इस जनरेशन को बताएं कि आगे रोज़गार की राहें कहाँ हैं, कहाँ आगे निकलना है। और एक और बात करूँगा कि सिर्फ रोज़गार और अच्छी नौकरियों के ख्वाब न दिखाएं, अच्छा शहरी होने और सिंध के साथ जुड़े रहने, सिंध को इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकलने की भी एनर्जी आप सब ने पैदा कर दी है। मुझे इस इलाके में बात होती है कच्चे में डाकू हैं, बखुदा मुझे इनसे खौफ नहीं आता, मैं पक्के के डाकुओं से बहुत डरता हूँ। पक्के के डाकुओं ने मेरा मुस्तकबिल यरगमाल कर दिया है, मेरिट यरगमाल कर दी है, मईशत यरगमाल कर दी है और हमारी उम्मीदें यरगमाल कर दी है। और इसलिए वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जब भी बोलते हैं मैं इंप्रेस नहीं होता। और हम सबको एतराफ़ करना चाहिए कि मुख्तलिफ शक्लों में हम सब कहीं ना कहीं पक्के के डाकू बन जाते हैं। मैं किसी को, खुद को या किसी को एग्जाम नहीं कर रहा, शायद लाशऊरी तौर पर बनते हैं। एक डाकू जो बंदूक के दौर पे बंदा उठाता है, 10, 15, 20 लाख लेके छोड़ देता है, मैं एक दस्तखत करूंगा 5 करोड़ ले जाऊंगा। बताइए डाकू कौन बड़ा होता है? सिंध को जो एक और चीज़ चाहिए वो हमने पिछले 5 दहाइयों में या शायद उससे कबल भी जितने बंटवारे यहाँ देखे हैं, अभी भी कुछ लोगों को शौक़ है कि ज़बान, नस्ल और फ़िरके के नाम पे किसी तरह मज़ीद बंटवारे किया जाए। कितना और खून चाहिए इन लोगों को? सिंध को यकजा करना है, ज़बानों से बालातर, नस्ल से बालातर, शनाख्तों से बालातर। यह है सिंध का मुस्तकबिल। जैसे आज यहाँ उर्दू ऐं सिंधी सभु हलन पिया, इहा सिंध है असांजो मुस्तकबिल। सो हिकु न नस्ल खे हिकिड़ी ॿी शइ खपे त महिरबानी करे इहे ज़हनी विछोटियूं, इहो इलेक्शन वेझी ईंदी त अनकरीब इहे ॿुधंदा नारा हाणे नवां नवां। सभिनी खे कंहिंखे कुझु यादि ईंदो, कंहिंखे कुझु यादि ईंदो, कंहिंखे सूबो खपंदो, कंहिंखे ॿियो कुझु खपंदो। महिरबानी करे इन्हनि खे चओ त असांखे सूबा न ठाहे ॾियो, जेको नंढड़ो शहर आहे इहो ठीकु करे ॾेखारियो। इन्हनि खां इहो सुवालु पुछो। इन्हनि खे चओ नाज़माबाद ठीकु कयो, इन्हनि खे चओ त रोहिड़ी ठीकु कनि, इन्हनि खे चओ त असांखे ॿिया वॾियूं वॾियूं दावाऊं न ॿुधायो महिरबानी करे। सो इहो सिंध खे इन विरांगे मां कढणो आहे। ॿ ॻाल्हियूं आख़िरी कयां, सिर्फ़ 2 चीज़ें मुख्तसर में ख़त्म करूँगा बात अपनी। सारा फ्यूचर का जो दारोमदार है, अब जिसको हमें पसंद हो या ना हो, बट टेक्नोलॉजी इज़ द वे फॉरवर्ड। जो हुनर हमें चाहिए, आला डिग्रियों वाले भी चाहिए, PhD भी चाहिए, मास्टर्स वाले भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन मार्केट में एक बड़ी खपत उन हुनरमंद अफराद की होनी है जो एक बुनियादी तालीम के साथ IT के एप्लीकेशंस जानते हों। अब ड्राइवर भी खाली स्टीयरिंग पे ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे जब तक उनको ये ड्राइविंग के गूगल ऐप्स नहीं आते। अब मैकेनिक गाड़ी का इंजन नहीं ठीक कर सकेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें आ गए, अब ये मैनुअल वाले दौर गुजर गए। तो जो हमें यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में और इदारों से बाहर
जो फ्यूचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करना है, और ये समझ जाइए कि अब ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पे ही कौमें आगे बढ़ेंगी, वो हमें इन इदारों से लेना है। ये इदारे इसलिए हमारा फ्यूचर है। इसलिए मैं कह रहा था अपने सिलेबस को ठीक करें, क्लासरूम के मकालमे को ठीक करें। आखिरी बात कि इस सूबे की लगभग आधी आबादी एक बड़े जेल में कैद है जिसे घर कहा जाता है, और वो कैदी हैं खवातीन। तो ये हम 70 बरस से एक टांग पे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो एक टांग काम नहीं कर सकेगी। अगर जिस मुआशरे ने खवातीन को एक मुतहरिक शहरी के तौर पर कबूल नहीं किया और सिर्फ घरों की गैरत, मजहब और रवायात और दूसरे नारों के बेसिस पे उनको यूं जकड़ के पकड़ के बिठाया, मैं बता देता हूं आपका और हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। निकलें इस बीमारी से बाहर। मुझे खुशी होती है जब मैं IBS सक्खर में कंदकोट कश्मीर की बच्चियां पढ़ते देखता हूं। जब मैं बेनज़ीर नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी में जाता हूं, वहां कश्मीर, कंदकोट, शहदाद कोट की, यहाँ मुमताज़ बुखारी आपको बताएंगे, इनके पास शहदाद कोट और कश्मीर जहाँ सबसे ज़्यादा आप कारोकारी के, शिकारपुर के केस सुनते हैं, वहाँ की लड़कियाँ इनके पास अप्लाई करती हैं। हमें म्यूज़िक सीखनी है, उनके लिए बंदिशें हटा दें, वरना वो बंदिशें तोड़ देंगी और आपको जीने की जगह नहीं मिलेगी। यही सिंध का मुस्तकबिल है। ये आगे बढ़ने के रास्ते में मजीद ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो अगले मुकर्रर हैं वो हमारे मुल्क के बहुत बड़े दानिश्वर हैं। आपका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ से है। मैं ज़हमत ख़िताब देना चाहती हूँ डॉक्टर जाफ़र अहमद को। तशरीफ़ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगा कि जो 15 मिनट मुझे दिए गए हैं उसमें ये तहरीर पढ़ लूँ। मज़मून का उन्वान है दरीदा दामन सिंध, और इसमें फ़ोकस है सिंध पर और नई नस्ल पर। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिद्दीकी साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, अमायदीन कराम, ख़वातीन व हज़रात, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और इसके सक्खर चैप्टर के ज़ेर एहतमाम IBA सक्खर में मुनक़्क़िद होने वाले इस पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में इजहार ख़्याल मेरे लिए कई लिहाज से बड़े एज़ाज़ की बात है। बहुत से ख़यालात इस वक्त जहन में आ रहे हैं, मुशाम जान को मुअत्तर करने का ज़रिया बन रहे हैं। ये एक बड़ी दरसगाह में मुनक़्क़िद होने वाला फेस्टिवल है। यूनिवर्सिटियों को उसूलन किसी जजीरे की हैसियत हासिल नहीं होनी चाहिए। वो माशरे का हिस्सा होती हैं, इनमें माशरे में कोई हदबंदी नहीं होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के लिए अपने दरवाज़े खुले रखने चाहिए। इस हवाले से आज जो ये काम हुआ है बड़ा लायक़ मुबारक काम है। फिर इस कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू ये ऐलान है कि नौजवान ही आगे का रास्ता दिखाते और फराहम करते हैं। ये बड़ा खुशाइंद इकरारनामा है जो इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से मुश्तहिर होगा। लेकिन सबसे अहम बात इस फेस्टिवल का सक्खर में मुनक़्क़िद होना है। सक्खर सिंध का अजीम तारीख़ी शहर है। ये अपनी हुदूद कार में सदियों की तारीख़ को समेटे हुए है। सदियों की इंसानी काविशें, इंसान की जोहद हयात, उसकी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ, उसका तारीख़ को आगे ले जाने का अज़्म, ये सब इस शहर का तहज़ीबी वर्सा है जिस पर हम सब फ़ख्र और नाज़ करते हैं। सक्खर जैसे तारीख़ी शहर में खड़े होकर आज के सिंध की बाबत गौर करें तो जहन लामाहला माजी और हाल के दरमियान एक रिश्ता दरियाफ़्त करना शुरू कर देता है। माजी और हाल के ताल्लुक़ को देखना और तारीख़ और सियासत के दरमियान एक मुकालमे को दरियाफ़्त करना एक बड़ा कार हुनरमंदी है जो बड़े आलिमों और दानिश्वरों ही का काम है। मगर मुझ जैसे समाजी उलूम के एक तालिब इल्म के लिए भी इस तरफ जाना एक शौक़ को पूरा करने का दर्जा ज़रूर रखता है।
सिंध की तह तारीख़ में तहज़ीब के इब्तदाई शगुफ़े 3-3.5 हज़ार साल कबल खुले थे। वादी सिंध की इस तहज़ीब ने 500-600 साल के अरसे ही में अपने तरक्की याफ्ता होने का नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम कर दिया था। इस तहज़ीब के दाखिली अनासिर पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज जब हम सिंध और दुनिया के दरमियान किसी रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो वादी सिंध की तहज़ीब का ये पहलू सबसे ज़्यादा हमारे सामने नुमायाँ होकर आता है कि इस तहज़ीब ने हमअसर तहज़ीबों के साथ राह रस्म भी रखी और उनके साथ तबादले ख्याल भी किया। सिंध और दजला व फ़रात की तहज़ीबों के रवाबित आज हमारे मुतालों की सरवत में इजाफ़ा करते हैं और हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि काश सैमुअल हंटिंगटन को कोई बताता कि हमारा तजुर्बा ये है कि तहज़ीबों में तसादुम नहीं होता, तहज़ीबें एक दूसरे से गुफ्तगू करती हैं, एक दूसरे को ज़रख़ेज़ बनाती हैं। वादी सिंध की अपने हमअसर तहज़ीबों से यगानेगत उन आसार क़दीमा से ज़ाहिर होती है जो पिछले 70-80 बरसों में दरियाफ़्त हुए हैं। सिंध ने सदियाँ इसी हम आहंगी की रवायत के तहत गुजारी। ये अलग बात है कि इसकी तारीख़ तमाम तर इसमें बसने वाले इंसानों की हयात बख्श काविशों ही से मुरतब नहीं हुई, बल्कि हुक्मरानों की सियासी रेशा दवानियाँ और तबक़ाती समाज के ताज़ियाने इसके वजूद को मस्ख़ भी करने का सबब बने। सिंध ने इन सब के बावजूद अपनी खुशखसाली, अपनी रवादारी और अपने प्याम मोहब्बत की जोत को हमेशा जगाए रखने की कोशिश की। आज जब हम सिंध का इसके माजी के तनाजुर में जायज़ा लेते हैं तो जो सबसे बड़ा दाग इस सरज़मीन पर लगा हुआ नज़र आता है वो इस्तेमारियत और कलोनियलिज़म के हाथों इसके वजूद पर लगने वाला दाग है। 300 साल कबल जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बेड़े बंगाल और जनूबी हिंद के साहिलों पर उतरने शुरू हुए थे तो यहाँ भिट शाह पर मुस्तरब हमारे सूफ़ी की गमगीनी दीदनी थी। हमारे नाखुदाओं को हुआ क्या, बदल कर भेस आए हैं फ़रंगी, बताओ है कोई मल्लाह ऐसा कि रोके यूरिश दुज़दाना उनकी। बदकिस्मती से शाह लतीफ़ की आवाज़ को सुनने वाला भी कोई आसपास मौजूद नहीं था। कलोनियलिज़म ने हिंदुस्तान के दीगर ख़ित्तों की तरह सिंध से भी उसकी बुनियादी तहज़ीबी असास छीनने की कोशिश की। कलोनियलिज़म का असल मुद्दा तो अपनी नौआबादियों के इक़्तिसादी वसाइल की लूट मार होती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद-अज़ां सल्तनत बरतानिया ने हिंदुस्तान में बेदरेग की भी। साथ ही यहाँ अपने सहूलतकारों को सिंध पर कब्ज़ा करने में मदद देने पर न सिर्फ आफरीन नामे जारी किए बल्कि उनको ज़मीनों की मिल्कियत से भी सरफराज किया। कराची में सिंध आर्काइव्स में ऐसे बहुत से आफरीन नामों के अक्स मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। फिर जब इस नौआबादी में नुमाइंदा इदारों की बुनियाद रखी गई तो इन्हीं बड़े ज़मींदारों पर मुश्तमिल सियासी अशराफिया का तबका भी पैदा किया गया। अफसरशाही और फ़ौज के मजबूत इदारों की मदद से और सहूलतकार तबकों के ताउन से करोड़ों इंसानों को ग़ुलाम बनाना तो एक बुनियादी इस्तेमारी काम था ही, लेकिन सकाफ़ती सतह पर दूसरे ख़ित्तों की तरह सिंध को भी उसके तहज़ीबी सरमाए से महरूम करके यहाँ भी ग़ुलामाना ज़हनियत पर मुश्तमिल सकाफ़त की बुनियाद रखी गई। 1947 में सिंध ने भी दूसरे सूबों की तरह ख़ुद को नौआबादियाती निज़ाम की आगोश से निकल कर जदीद नौआबादियाती निज़ाम की आगोश में पाया। कलोनियलिज़म से पोस्ट कलोनियलिज़म का ये सफ़र चंद सानियों का खेल था। वाइसराय जा चुके थे, गवर्नर जनरल आ चुके थे, उनके वसीले से आमराना तर्ज़ हुक्मरानी मुल्क के सारे बदन में सरायत करवा दी गई। नौज़ायदा मुमलिकत ने 1935 के एक्ट की उंगली पकड़ कर चलना शुरू किया। शायद शदीद किस्म की मरकज़ियत पसंदी ने सूबों को तहे दाम लाने का काम किया। आज़ादी से कबल के सूबाई खुद मुख्तारी के सारे वादे तहे तेख कर दिए गए। सिविल और अस्करी अफसरशाही ने रियासत का इख्तिदार संभाला, मुमलिकत को कौमी सलामती की रियासत करार दिया। पहला वार सिविल लिबर्टीज़ पर हुआ। शहरियों और उनकी फलाह के सब ख्वाब चिकनाचूर हुए तो नून मीम राशिद ने मुस्तरब होकर नमरूद की खुदाई लिखी।
ये कुद्सियों की ज़मीन जहाँ फ़लसफ़ी ने देखा था अपने ख्वाब सहरगही में, हवाए ताज़ा व किश्ते शादाब व चश्मे जाँ फरोज़ की आरज़ू का परतौ, यहीं मुसाफिर पहुँच के अब सोचने लगा है, वो ख्वाब काबूस तो नहीं था, वो ख्वाब काबूस तो नहीं था। ए फ़लसफ़ा गो कहाँ वो रोयाए आसमानी, कहाँ ये नमरूद की खुदाई, तू जाल बुनता रहा है जिनके शिकस्त तारों से अपने माहूम फ़लसफ़े के। हम उस यकीन से, हम उस अमल से, हम उस मोहब्बत से आज मायूस हो चुके हैं। मरकज़ के आमराना रवैयों के ख़िलाफ़ इब्तदाई आवाज़ें सिंध और बंगाल से उठीं। बंगाल पर कहीं भारी पत्थर पड़े, 24 साल बाद उससे जान छुड़ा ली गई, लेकिन अब छोटे सूबे ज़द पर थे। फैज़ साहब ने कहा था, जो गुज़रते थे दाग पर सदमे, अब वही कैफियत सभी की है। एक सहारा 1973 के आईन ने दिया। ख्याल था कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी दी हुई विफाकियत मजबूत होगी और हम हकीकी जमहूरी विफाकियत के अलंबरदार बन सकेंगे, मगर फिर ताले आजमाई के नए तजुर्बात हुए। 11 साल एक फ़ौजी आमरीत, जो मुल्क की तारीख़ की तीसरी फ़ौजी आमरीत थी, उसके बाद एक वक्फ़ा और फिर 9 साला फ़ौजी आमरीत। पाकिस्तान का विफाक मिट्टी का घरौंदा बना दिया गया। जमहूरियत जैसी तैसी भी थी, जितनी भी थी, मस्मार हुई। फिर 18वीं तरमीम ने कुछ पुश्तबानी की, मगर 13 साल बाद पीछे मुड़कर देखें तो आइन में बदली हुई बहुत सी शिकों के बावजूद और सूबों के कुछ न कुछ बाइख्तियार बन जाने के बावजूद एक आम शहरी हुनूस महरूमियों की दुनिया में आबाद है। उसकी दुनिया फसल ताज़ा की कोई महक नहीं रखती, उसके लैलो नहार वही हैं कि जो थे। 2023 तक पहुँचते पहुँचते हमने ख़ुद को इक़लीम महोसाल की एक नई मंजिल में पाया। अब हम 21वीं सदी में हैं। हम हैं या नहीं हैं, दुनिया तो 21वीं सदी में है। ज़रा देख लें कि हम हैं तो कहाँ हैं। बात फिर सिंध ही के तनाजुर में करते हैं। पिछले 76 बरसों में तर्ज़ हुक्मरानी वही है। समाजी ढांचे में तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं, लेकिन इस्तेसाल के पहलू हुनूस गालिब हैं, बल्कि जुल्म की नित नई सूरतें भी इख्तियार हो चुकी हैं। देही मईशत बड़े ज़मींदारों के ज़ेर असर है। हारी अब भी नाने जवीं को तरसते हैं। ज़रई मईशत में ठेकेदारी इस्तेसाल की एक और शक्ल में सामने आई है। ख़वातीन तीसरे दर्जे की शहरी हैं, वो दोहरे जबर का शिकार हैं। गैर मुस्लिम गैर महफूज हैं। ग़र्ज़ ख़ुद को बावर कराना पड़ता है कि हम 21वीं सदी में पहुँच चुके हैं। सिंध के समाजी मंजरनामे पर सिंध का समाजी मंजरनामा बड़ी दिलशिकन तस्वीर पेश करता है, लेकिन इसकी एक झलक देखने से पहले ये बात ज़रूर हमारे जहनों में रहनी चाहिए कि आज सिंध के अदबार के इसकी पसमानगी और मुख्तलिफ़ समाजी बीमारियों के सबब के सभी असबाब खारजी नहीं हैं। इनके बहुत से असबाब खुद सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। माना कि अशरों तक मरकज़ की आमराना पॉलिसियों ने सिंध को उसके हुकूक से महरूम रखा है। ये भी दुरुस्त है कि एक कमज़ोर और मजहूल विफाकियत ने मरकज़ और सूबों के दरमियान और मुख्तलिफ़ सूबों के दरमियान मुनसफ़ाना तर्ज़ अमल को राह फराहम नहीं होने दी। मगर इस अमर से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि जो कुछ सूबे के अपने इख्तियार में था, उसको भी शहरियों के मफाद को पेश नज़र रख कर रूबाकार नहीं लाया गया। सिंध में ज़रई इस्लाहात का न होना या जैसी तैसी इस्लाहात माजी में हुई, उनको नाकामी से दूचार करना वो अवामिल थे जिन्होंने मरकज़ी अदम मसावात की पॉलिसियों के साथ मिलकर सूबे को उस मकाम तक पहुँचाया जिस पर आज हम इसको देखते हैं। आज के कुछ हक़ाइक़ ये भी हैं। सिंध की 30 से 35% आबादी ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। मुल्क भर के देही इलाक़ों में बलूचिस्तान के बाद सिंध के देही इलाक़े सबसे पसमानदा हैं। सबसे पसमानदा तबका हारियों का है। 60% के करीब किसान बटाई पर काम करते हैं।
3 साल पहले के लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक सिंध की ज़राअत से वाबस्ता मर्द मज़दूरों की औसत आमदनी 17,500 रुपये और ख़वातीन मेहनत कशों की औसत आमदनी 12,000 रुपये थी। ग्लोबल स्लेवरी सर्वे ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा अफराद जदीद तर्ज़ ग़ुलामी का शिकार हैं। जबरी मेहनत ज़राअत के अलावा फ़िशरीज़, तामीरात, कालीन बाफ़ी और घरों में मेहनत करने वालों पर मुश्तमिल है। सेहत के कवाइफ मज़ीद अफसोसनाक मंजर पेश करते हैं। देही इलाक़ों में सेहत की सहूलतें न होने के बराबर हैं। देही इलाक़ों में 60% से ज़्यादा बच्चे सेहत की सहूलतों के फ़ुक़दान की वजह से कमज़ोर जहन के साथ परवरिश पाते हैं। 5 साल से कम उम्र के कमज़ोर जहन के स्टंटेड बच्चों की मुल्क भर में सबसे बड़ी तादाद देही सिंध में पाई जाती है। एक ऐसे शख्स की हैसियत से जिसका गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से तालीम और तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रहा है, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि इस कॉन्फ्रेंस और फेस्टिवल का मौजू नई नस्ल है और ये गुफ्तगू हो भी एक बड़ी दानिशगाह में रही है, ज़रूरी है कि हम सिंध के तालीमी कवाइफ पर भी एक नज़र डाल लें। पहली बात तो ये कि मुल्क भर का तालीमी निज़ाम जिन 5 या 6 निज़ामों का मजमुआ है वो सिंध में भी तालीम के शोबे के में मौजूद है। तालीम के शोबे के दीगर बहुत से डिस्टॉर्शंस जो पूरे मुल्क में हैं वो सिंध में भी हैं। चुनाचे देही इलाक़ों के मुकाबले में शहरी इलाक़ों का तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर निस्बतन बेहतर है। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों के मुकाबले में पब्लिक सेक्टर की ज़ुबों हाली लड़कियों की तालीम की लड़कों के तालीम के मुकाबले में बदतर सूरत। ये मसाइल सिंध में भी उसी तरह हैं जैसे बाकी मुल्क में हैं, मगर सिंध के हवाले से इख्तिसास के साथ बात करनी पड़े तो कई चीज़ें और भी ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आती हैं। मसलन ये बात काबिल गौर है कि माजी में तो हम बजा तौर पर तालीमी बजट के कम होने पर शाकी रहते थे, मगर 18वीं तरमीम के बाद तालीमी बजट में इजाफ़ा हुआ है। सिंध में तो बाज़ बरसों में ये इजाफ़ा कई गुना हुआ, मगर तालीम के शोबे में कोई काबिल महसूस बेहतरी नहीं आई। तालीमी इदारे बढ़े, स्कूलों और कॉलेजों की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ। सिंध में यूनिवर्सिटियों की तादाद 64 तक पहुँच चुकी है, मगर इदारों के अंदर क्या है इसकी तफसीलात बड़ी तकलीफ़देह हैं। यूनिवर्सिटियों में अच्छे असातिज़ा भी हैं और तहकीक में दिलचस्पी भी लेते हैं, मगर बहैसियत मजमूई तख्लीक का कल्चर यूनिवर्सिटियों में जागुज़ी नहीं हो सका, बल्कि उल्टा इस कल्चर की मुखालिफ समत में रुझानात परवान चढ़ रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ पैसा बनाने की फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, कॉलेजों के असातिज़ा ट्यूशन सेंटर्स चला रहे हैं, और सबसे अंदोहनाक बात ये कि सूबे में आखिरी पेज है कि सूबे में घोस्ट स्कूल और घोस्ट असातिज़ा की मौजूदगी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। 26 नवंबर 2022 के एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि सिंध के महकमा तालीम ने 2000 घोस्ट असातिज़ा की तनख्वाहें बंद कर दी हैं। ये वो असातिज़ा थे जो किसी स्कूल में नहीं पाए जाते थे, मगर तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। घोस्ट असातिज़ा नज़र न आने वाले आसेब की तरह कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, कंबल, जैकबाबाद, दादू, बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, नौशेरो फ़िरोज़, लाड़काना और सांगड़ में तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2023 की है। इसके मुताबिक सिंध में 40,000 घोस्ट असातिज़ा दरियाफ़्त हुए हैं। इस जुमले को शायद दोबारा लिखने की ज़रूरत है। दरियाफ़्त तो तब होते हैं जब ये मौजूद होते हैं। ये 40,000 महकमे तालीम के तनख्वाह याफ्ता आसेब हैं जिनका वजूद अगर वर्क्स डिपार्टमेंट में हो तो हो, या किसी डिस्पेंसरी में हो तो हो, या किसी सियासी जमात के कारकुनों की सफ़ों में हो तो हो, लेकिन तालीमी इदारों में इनका कोई वजूद नहीं है। यही नहीं, बहुत से तालीमी इदारे भी अदम आबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कागज़ों पर हैं, ज़मीन पर इनका कोई वजूद नहीं। ये बात कोई जापान या चीन में या सिंगापुर में किसी को बताए तो वह हवन्नकों की तरह आपका चेहरा देखेगा
उसको समझाना पड़ेगा कि घोस्ट स्कूल क्या होते हैं, घोस्ट असातिज़ा किस मखलूक का नाम है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबको इंतज़ार है, हर कोई कुछ तलाश करता नज़र आता है। साइलीन इंसाफ की तलाश में हैं, अदालतें आज़ाद फ़ैसलों का इख्तियार ढूंढ रही हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार की तलाश है, मेहनत कश मेहनत की पूरी उजरत चाहते हैं, दरसगाहें इल्म और मुखलिस असातिज़ा को खुशामदीद कहने के लिए बेचैन हैं, बच्चियाँ तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम चाहती हैं, गैर मुस्लिम बराबर का शहरी होना मांगते हैं। अफलातून ने कहा था कि रियासतें शाहबलूत की लकड़ी से नहीं बनती, रियासतें इंसान के किरदार से बनती हैं। हमारी रियासत भी किरदार के हामिल अफराद के इंतज़ार में है। किसी न किसी की तलाश सबको है, हर कोई किसी के इंतज़ार में है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सब तारीख़ के वेटिंग रूम में पहुंचा दिए गए हैं। सवाल ये है कि इस वेटिंग रूम का दरवाज़ा कौन खोले और कौन पहले कदम बाहर निकाले। तारीख़ और सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये काम नई नस्ल को करता देखता हूँ। मैंने मज़मून के उन्वान में सिंध के दरीदा दामन की तरकीब इस्तेमाल की थी। ये तरकीब इब्न इंशा की मशहूर गज़ल के एक शेर ने सुझाई थी। इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। अब झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं है, अब ख़ुद फ़ैसले करने का वक्त है। सच्ची बात अब सिर्फ ये है कि नई नस्ल ख़ुद अपने मुस्तक़बिल को, मुल्क के मुस्तक़बिल को अपने हाथ में ले। पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से ये नौउम्रों और नौजवानों की कौम है। इन्हीं नौजवानों पर मुल्क और माशरे के ज़िंदा वजूद का दारोमदार है। यही इस कॉन्फ्रेंस और इस फेस्टिवल के मुखातिब हैं। इकबाल ने दिल मुस्लिम में एक ज़िंदा तमन्ना की दुआ की थी और ये भी दुआ की थी कि एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का, इमरोज़ की शोरिश में अंदेशे फ़रदा दे। आज सखर के इस अज़ीम इज्तिमा में हम अपनी नस्ल के लिए इसी एहसास की दुआ को दोहराते हैं। इस नस्ल के जहन में रहना चाहिए कि सिंध कितने ज़रखेज़ माजी का अमीन ख़ित्ता है। दरियाए सिंध सदियों से तहज़ीब की आबियारी करता आया है। हमारे माजी में मज़ाहमत की कितनी बड़ी तहरीकें उठी हैं। हमारे दानिश्वरों ने हमें गलत बताया कि सिंध अमन और सिर्फ अमन की सरज़मीन है। माशरे स्टेटस को से नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ते हैं। सिंध सिर्फ अमन और सुलह कुल की सरज़मीन नहीं है, ये हुकूक़ तलबी और मज़ाहमत की सरज़मीन भी है। सूफ़ी शाह इनायत सिंध के इन दोनों किरदारों की तस्सीम हैं। सूफियाना सुलह कुल और किसानों की बगावत दोनों उनकी एक ज़ात में मुजस्सिम हुए थे। हमारी अज़ीम इल्मी और फ़िक्री रवायत इस ख़ित्ते को सरबलंद करती है। सिर्फ 20वीं सदी में देखें, कॉमरेड हैदर बख्श जतोई से साईं GM सैयद तक, पीर हुसामुद्दीन राश्ती से डॉक्टर N.A. बलोच तक, साईं इब्राहिम जोयो और शेख अयास से सैयद सिब्ते हसन और डॉक्टर मुबारक अली तक, सिंध की इल्मी और फ़िक्री रवायत हर ज़माने में ज़िंदा रही है। आज की नस्ल के लिए ये रवायत एक बहुत बड़ा असासा है। इस असासे के साथ वो आज के तलातुम खेज़ ज़माने में आगे बढ़ने के रास्ते निकाले, दुनिया के तजुर्बात से सबक सीखे। आज की दुनिया इल्म और तहकीक के मैदान में मुकाबले की दुनिया है। नई नस्ल फ़ैसले करने का इख्तियार अपने हाथ में ले, यही संभलने का और बचने का और आगे निकलने का रास्ता है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाफ़र अहमद। और अब मैं बसत खुलूस व एहतराम इल्तिमास करूँगी आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब जस्टिस मकबूल बाक़िर वज़ीर आला सिंध तशरीफ़ लाएँ और अपने गिरा कदर ख़यालात से हाज़रीन महफ़िल को नवाजें। जस्टिस मकबूल बाक़िर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अहमद शाह साहब ने मेरे साथ ये क्या किया, मुझे इतने काबिल लोगों में ला खड़ा किया और एक मुंतशिर जहन के साथ मैं तो मेरे लिए मुश्किल हो रही है गुफ्तगू करना, और एक छोटा सा अंग्रेज़ी का नोट मैं ले आया हूँ तो वो पढ़े देता हूँ। इससे पहले मैं आप सब हज़रात की मौजूदगी को रजिस्टर करते हुए, रिकग्नाइज़ करते हुए, मोहतरम अहमद शाह साहब, किश्वर नाहिश साहिबा, मुनव्वर सईद साहिब, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहिब, डॉक्टर तारिक रफ़ी, डॉक्टर आसिफ शेख वाइस चांसलर साहिब, ग़ुलाम रज़ा भट्टी साहब वाइस चांसलर, डॉक्टर अमजद सिराज साहिब, फजलुल्लाह कुरैशी साहिब, मज़हर अब्बास साहिब, बैरिस्टर उमर सुमरो साहब, मैडम नजीबा आरिफ, नूरुल हुदा शाह, मिस्टर कबीर काजी साहब, मिस्टर अरसलान शेख मेयर सखर, मिस्टर कुमैल हैदर शाह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिस्टर समी सिद्दीकी कमिश्नर सखर, मिस्टर मुमताज़ बुखारी, दीगर मोअज़्ज़ीन, literary dignitaries, ladies and gentlemen, esteemed guests and distinguished participants. It is an honor to attend the opening ceremony of Pakistan Literature Festival, Sakhar. In a nation where the threads of art, culture and literature weave together the rich tapestry of our identity, organizations like Arts Council of Pakistan, Karachi, play an indispensable role of uniting diverse cultures together. This institution has been working tirelessly to revive and preserve our cultural heritage on an expansive scale. Their commitment to fostering creativity and intellectual discourse is unparalleled, and the initiative of hosting mega events like the Pakistan Literature Festival in various cities of Pakistan is a testament to this. Literary festivals like the one we are inaugurating today are more than just platforms for intellectual exchange. They are a form of cultural activism. They provide a space where ideas flourish, imaginations soar, and diverse voices harmonize. Literary festivals, with their blend for informative sessions and entertaining aspects, offer respite, a chance to rejuvenate our spirits and foster a sense of unity through shared cultural experience. Let us celebrate not only the words written and spoken, but also the unity they inspire. May the Pakistan Literature Festival, Sakhar, organized by Arts Council Pakistan Karachi chapter in association with Sakhar IBA University, be a testament to the enduring spirit of our nation. Thank you. May this literary journey be both enlightening and entertaining for all. Thank you. आ कंहिं कंहिं माण्हू मंझ मणिया पर मूंखे अहिड़ा मुड़ुस वणिया जे जग सारो जरकाए विया पंहिंजो पाण मल्हाए विया। आउं गुज़ारिश थो करियां अवां जा थोरा मञण जे लाइ असांजे गॾियल मेज़बान सखर IBA यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद शेख साहब खे त हू अचे पंहिंजे ख़्यालनि जो ऐं शुक्रिया अदाई करे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल अल्लाह अलीम आला आलिम जो धणी
कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान जूं. Honorable Chief Guest of today's event, Justice Retired Maqbool Baqir Sahab, the Chief Minister Sindh, my dear friend and the President of Arts Council of Pakistan, Karachi Chapter, Muhammad Ahmad Shah. There are so many distinguished guests, so if you all allow me, all my distinguished guests who have traveled way from Karachi, Islamabad and Lahore in front of me, sitting here with me on a stage. Though there are the disruptions in the flights, they have traveled all the way by road, and the travel time was at least 8 hours to 12 hours. I am so thankful to all of you to be with us today at the city of Sakkar at Sakkar IBA University. My local friends, Barrister Arsalan Islam Sheikh, who is the Mayor Sakkar, Sayyid Kumail Haider Shah, the District Council Chairman, my colleague Vice Chancellor sitting in front of me, both the sides, the distinguished guests from the town and surrounding areas, my students, my faculty members, Assalamu alaikum. Respected sir, yesterday night I have written this speech of mine, 4:45 around. Before I heard your speech, I thought to go with extempore, again in Urdu and Sindhi languages, but your speech motivated me to read out what I have written in the night. I feel great pride and honor to welcome all of you at Sakkar IBA University on this very historic event in the history of Sakkar city that is organized by Arts Council of Pakistan, Karachi and Sakkar chapters both, along with the Sakkar IBA University. First of all, I am grateful to the Almighty Allah who has given this day, rather dream to come true, so that this historic event takes place under the roof of Sakkar IBA University. 28th and 29th of the October will be remembered in the memories of people of this area for years to come as it starts the journey of a new beginning. A bit about Sakkar IBA University's history. This institution started its journey in the year 1994 from only 2 rooms at Public School Sakkar. Nisar Ahmad Siddiqui Sahab dreamed to have this institute in this geographical location towards imparting the quality education to the poor masses of this area. In the year 1995, this institute was affiliated with Karachi IBA, and then in the year 2000 was the year when we moved to this very campus. Sindh Assembly has passed the resolution in the year 2017 in the month of June, and this institute has become Sakkar IBA University. Sir, the university's core mission has always been community service, evident through the initiatives such as the talent hand programs for the poor masses. Sir, first of all, I am thankful to the Honorable Chief Guest, as we all witnessed that couple of days back the Honorable Chief Minister Sindh was here in the city, and again on the very short notice the Chief Minister Sahab has again with us today. Sir, this really reflects your commitment towards the promotion of the literature and art activities. I am so grateful to you, sir. I am also thankful to all the distinguished national level guests who have devoted and spared their time and be with us for this Pakistan Literature Festival, which is indeed a historical event, particularly in the northern Sindh area of the province. I am also grateful to my colleague Vice Chancellors who have traveled
from their respective universities and are with us today. Sir, if I will not say thank you to the team of Sakhar IBA University as well as the Arts Council of Pakistan, because they have worked day and night from morning till midnights for the last 2 months. That team includes from the senior professors of this university to the directors of the non-teaching faculty, even to the volunteers, which are around 250, who are all students, and they've devoted and put all their efforts towards making this dream happen today. Thank you very much, all of you, to be with us. Thank you. शाह साहब ये शील्ड देंगे आईबीए की तरफ से। ये वाइस चांसलर साहब शील्ड देंगे। ये शील्ड जो है आईबीए की फैब लैब ने खुद बनाई है और हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी जो बनने जा रही है लैब। जनाब आसिफ अहमद शेख वाइस चांसलर ये शील्ड पेश कर रहे हैं वाइस चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब जस्टिस मकबूल बाकर सिद्दीकी साहब को, नकवी साहब को। एक ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पे मौजूद तमाम दोस्तों को, अहबाब को, अकाबरीन को गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाएं। उमर सुब्रो साहब आगे आ जाएं, फजल्ला कुरैशी साहब आगे आ जाएं। आप आ जाएं, नजीबा साहिबा, समी साहब, ये डॉक्टर नहीं डॉक्टर नजीबा को साथ रखें, मैं हटाता हूँ ना। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों की आमद का शुक्रिया। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताही इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा।